नमस्कार और इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। मतलब सोच समझकर सोचने की कला है ना, सही फैसले लेने का हुनर। हाँ बिल्कुल। और ये विषय ना हमारी पिछली चर्चाओं से जुड़ता भी है। जैसे हमने मेंटल मॉडल्स की बात की थी, फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की। हाँ, कि कैसे हमारे सोचने के तरीके, हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। एग्जैक्टली। तो आज उसी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे कि कैसे सोच को साधा जाए। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें? कोई आम सा उदाहरण लेते हैं। हाँ क्यों नहीं। जैसे वो शर्मा आंटी वाला किस्सा। आज सुबह ही उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। अरे हाँ, क्या था? जरूरी खबर, कल से पेट्रोल 120, सरकार की घोषणा, सबको भेजो, ऐसा कुछ। बिल्कुल वही। और आंटी ने फौरन फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड, बिना एक सेकंड सोचे। ये तो बहुत होता है। हाँ, लेकिन तभी उनकी माँ, मतलब दादी माँ, उन्होंने टोका। बोली, अरे रुको बेटा, पहले पता तो कर लो ये सच भी है या झूठ। बस यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। मतलब रुकना और सोचना। हाँ, पहला कदम तो यही है, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर न कूदना। पर ये सिर्फ सच या झूठ पता करना ही तो नहीं है ना? हाँ जी। मतलब इसमें और क्या क्या आता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की दिमागी जासूसी है। आप सबूत ढूंढते हैं। अच्छा, ये जानकारी आई कहाँ से, बताने वाला भरोसेमंद है। फिर आप अलग अलग नजरिए देखते हैं, क्या कोई और बात हो सकती है। अच्छा। और फिर आप लॉजिक लगाते हैं, क्या ये बात जम रही है, सुनने में तर्क संगत है। ये सब मिलाकर क्रिटिकल थिंकिंग बनती है। तो आज का मकसद यही है कि इस कला को थोड़ा समझें, कैसे लॉजिकली सोचें, सही जानकारी को गलत से अलग करें और स्मार्ट फैसले लें। बिल्कुल। शर्मा आंटी वाले केस में दादी का टोकना पहला कदम था। उसे थोड़ा और स्ट्रक्चर में देखें तो एक सिंपल मॉडल है, रेड मॉडल। रेड मतलब लाल? नहीं, ये एक एक्रोनिम है। आर यानी रिकॉग्नाइज अजम्पशंस, अपनी मान्यताओं को पहचानो। मान्यताएं? हाँ। जैसे आंटी ने मान लिया थी व्हाट्सएप पर आया है तो सच होगा। हाँ, और ये भी कि जो चीज वायरल हो रही है वो जरूरी या सही ही होगी, ये उनकी अजम्पशंस थी। ओके, आर हो गया, फिर ई? ई यानी इवैल्यूएट आर्ग्यूमेंट्स, तर्कों को परखो, सबूत देखो। जैसे उनके बेटे राहुल ने पूछा, माँ ये खबर आई कहाँ से, कोई सरकारी वेबसाइट पर है। हाँ, ये हुआ तर्क परखना, सवाल उठाना। सही। और फिर आता रहे डी, ड्रॉ कंक्लूजन्स, यानी सारे सबूत, तर्क वगैरह देखकर एक नतीजे पे पहुंचना। तो जब जांच की तो पता चला खबर झूठी थी, तो नतीजा निकला फॉरवर्ड नहीं करना है और आगे से पहले चेक करना है। एग्जैक्टली। तो रेड मॉडल एक अच्छा शुरुआती फ्रेमवर्क है। रुको, सोचो, फिर फैसला करो। पर जिंदगी के फैसले अक्सर ज्यादा पेचीदा होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, सिर्फ मान्यता पहचानना काफी नहीं होता। कई बार मैंने सुना है एक पॉल एल्डर मॉडल भी है, वो शायद ज्यादा गहराई में जाता है। हाँ, आपने सही सुना। पॉल एल्डर मॉडल जो है वो सोच को और बारीक हिस्सों में तोड़कर देखने में मदद करता है। ये कहता है कि हर सोच के पीछे कुछ खास तत्व या एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, कौन से तत्व? इसमें 8 मुख्य तत्व हैं। पहला, पर्पस यानी उद्देश्य, हम सोच क्यों रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य क्या है। दूसरा, क्वेश्चंस, इस मुद्दे को समझने के लिए क्या सवाल पूछने जरूरी हैं। ठीक है, उद्देश्य और सवाल। तीसरा, इंफॉर्मेशन, हमारे पास क्या फैक्ट्स हैं, क्या डेटा है। चौथा, इंटरप्रिटेशन, इस जानकारी का हम क्या मतलब निकाल रहे हैं। जानकारी और इसकी व्याख्या। पांचवा, कॉन्सेप्ट्स, किन मुख्य आइडियाज या सिद्धांतों का इस्तेमाल हो रहा है। छठा, अजम्पशंस, हम किन बातों को बिना जांचे सच मान रहे हैं। ये रेड वाले जैसा ही है, पर यहाँ ज्यादा व्यापक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स और मान्यताएं। और सातवां, इम्प्लीकेशंस, हमारी सोच या फैसले के नतीजे क्या हो सकते हैं, दूर तक क्या असर पड़ेगा। और आठवां, पॉइंट ऑफ व्यू, हम किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या कोई और नजरिया भी हो सकता है। बाप रे, ये तो 8 हो गए। उद्देश्य, सवाल, जानकारी, व्याख्या, कॉन्सेप्ट्स, मान्यताएं, नतीजे और नजरिया। क्या ये रोजमर्रा में इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं? जैसे शर्मा जी कार खरीद रहे थे, क्या वो सच में इन 8 के बारे में सोचते हैं? देखिए, शायद वो कॉन्शियसली लिस्ट बनाकर नहीं सोचते होंगे, पर एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति अनजाने में ही सही इन पहलुओं पर गौर करता है। शर्मा जी का ही उदाहरण लें। हाँ, बताइए। उनका पर्पस क्या था? परिवार के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक गाड़ी।
क्वेश्चंस क्या थे? बजट कितना है, कौन सी कार भरोसेमंद है, मेंटेनेंस का खर्चा कितना। सही। इन्फॉर्मेशन उन्होंने जुटाई, रिव्यूज पढ़े, दोस्तों से पूछा, टेस्ट ड्राइव ली, फिर इंटरप्रिटेशन किया। अच्छा, इस जानकारी के आधार पर ये वाला मॉडल बेस्ट लग रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुए जैसे सेफ्टी, आराम, वैल्यू फॉर मनी। अजम्पशंस भी होंगी जैसे नई कार पुरानी से बेहतर होती है या ईएमआई पर कार लेना ठीक है। हाँ, हो सकता है। इम्प्लीकेशंस पर भी सोचा होगा, ईएमआई कितनी आएगी, महीने के बजट पर क्या असर होगा, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था एक परिवार के मुखिए का। हाँ, इस तरह से देखें तो लगता है कि ये सब चीजें हमारी सोच में शामिल तो होती हैं, पर हम शायद ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दें तो शायद सोच और साफ हो जाए। बिल्कुल, जागरूकता ही पहला कदम है। और इसमें वो जो तीसरा तत्व था, इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी, वो आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ, जानकारी तो इतनी है कि पूछिए मत, पर सही कौन सी है ये कैसे पता चले? यहीं पर सबूतों की जांच यानी एविडेंस असेसमेंट काम आता है। किसी भी जानकारी पर यकीन करने से पहले 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। 3 चीजें कौन सी? पहली, सोर्स क्रेडिबिलिटी, स्रोत कितना भरोसेमंद है। ये जानकारी आ कहां से रही है, बताने वाला क्या उस विषय का एक्सपर्ट है, उसका कोई अपना एजेंडा तो नहीं। सोर्स ठीक है। दूसरी, करेंसी, जानकारी कितनी ताजा है, कहीं पुरानी तो नहीं हो गई, क्या आज भी ये बात लागू होती है, ये संतुलित है या किसी एक तरफ झुकी हुई है, कहीं ये सिर्फ एक ही पक्ष की कहानी तो नहीं बता रही। अच्छा, सोर्स, ताजगी और निष्पक्षता, इसके कुछ उदाहरण सोचे। जैसे वो राहुल ने सोशल मीडिया पर देखा होगा 7 दिन में 6 पैक एब्स। हाँ, तुरंत सवाल उठने चाहिए, सोर्स कौन है? क्या वो कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है या बस कोई भी इन्फ्लुएंसर? करेंसी, क्या ये दावा साइंटिफिकली पॉसिबल है? ऑब्जेक्टिविटी, क्या वो किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है? ज्यादातर मामलों में ऐसे दावे खरे नहीं उतरते, अविश्वसनीय स्रोत। सही बात है। या जैसे दादी माँ के वो पुराने नुस्खे। बिल्कुल, यहाँ करेंसी का सवाल आ जाता है। वो नुस्खा 20 साल पहले ठीक रहा होगा, पर क्या आज की मेडिकल जानकारी के हिसाब से वो सेफ और इफेक्टिव है? जानकारी पुरानी हो सकती है। और वो शर्मा आंटी वाला साबुन का उदाहरण, कंपनी की वेबसाइट पर लिखा ये दुनिया का सबसे अच्छा साबुन है। ये तो साफ साफ ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, पक्षपाती स्रोत है। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की बुराई क्यों करेगी भला? तो कहने का मतलब है एक सोर्स पर कभी भरोसा ना करें। बिल्कुल, हमेशा अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स से क्रॉस चेक करें, पुष्टि करें। रिव्यूज देखने हैं तो कंपनी की साइट के बजाय Amazon, फ्लिपकार्ट या कंज्यूमर फोरम पर देखें। और वहां भी सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रिव्यूज भी पढ़ें, देखें कि लोग क्या शिकायत कर रहे हैं। ये हुई जानकारी परखने की बात, पर कई बार तर्क देने के तरीके में ही गड़बड़ होती है ना, वो लॉजिकल फैलेसीज। हाँ बिल्कुल, लॉजिकल फैलेसीज यानी तर्क की वो गलतियां जो सुनने में सही लग सकती हैं पर होती नहीं है, और ये हमें आसानी से गुमराह कर सकती हैं। जैसे कोई आम गलती, एक बहुत आम है एड होमिनम, मतलब आर्ग्यूमेंट पर फोकस करने के बजाय बोलने वाले व्यक्ति पर हमला करना। जैसे कोई कहे, तुम अर्थव्यवस्था के बारे में क्या जानो, तुम तो 10वीं पास हो। यहाँ बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि बोलने वाले पर पर्सनल अटैक कर दिया। हाँ, ये तो बहुत देखा है। एक और है शायद किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। हाँ, उसे स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। जैसे प्रिया ने कहा, मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप चाहिए। हाँ। और पापा ने जवाब दिया, अच्छा तो मतलब तुम सारा दिन वीडियो गेम खेलना चाहती हो। यहाँ प्रिया की असली बात को बिगाड़कर एक आसान निशाना बना दिया गया। सही। और वो भी होता है ना जब कहते हैं कि बस यही 2 रास्ते हैं, या तो ये या वो। हाँ, वो है फॉल्स डायलेमा, सिर्फ 2 ऑप्शन देना जबकि असल में और भी रास्ते हो सकते हैं। या तो तुम पूरी तरह हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। जिंदगी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती अक्सर। तो इन गलतियों को पहचानना जरूरी है, ताकि हम न खुद इनका शिकार हों, न ही दूसरों पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये तो हुई बाहरी गलतियां, पर कई बार तो हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा दे देता है। वो कहलाते हैं कॉग्निटिव बायसेस, यानी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। हाँ, ये बायस, ये क्या होते हैं? ये हमारे दिमाग के सोचने के कुछ शॉर्टकट्स या पैटर्न्स हैं, जो ज्यादातर समय तो काम आते हैं, पर कभी-कभी हमें गलत नतीजों पर पहुंचा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कोई उदाहरण? एक बहुत कॉमन है कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते, याद रखते या पसंद करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती है। जैसे शर्मा जी, अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं
तो वो सिर्फ उसी के फेवर वाली खबरें पढ़ेंगे और दूसरी पार्टी की अच्छी बातों को भी नजरअंदाज कर देंगे। ओहो, इसका हल क्या है? जानबूझकर दूसरी तरफ की राय भी पढ़ना? हाँ, यही एक तरीका है। एक्टिवली ऐसे सोर्स ढूंढें जो आपके विचारों को चुनौती दें, खुले दिमाग से सुने। ठीक है। और कोई बायस? एक है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो जानकारी हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है, शायद क्योंकि वो हाल ही में सुनी है या बहुत इमोशनल है या बार बार दिखाई जा रही है, हम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा आम मान लेते हैं। जैसे प्लेन क्रैश की कोई बड़ी खबर टीवी पर देख ली। अब आंटी को कहीं जाना था, उन्होंने फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी, डर लगने लगा। जबकि आंकड़े देखें तो हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है, पर वो एक नाटकीय खबर दिमाग में बैठ गई। हाँ, ये बात तो है। तो यहाँ डेटा देखना जरूरी है, सिर्फ कहानी नहीं। एग्जैक्टली, डेटा ड्रिवन सोच। एक और है एंकरिंग बायस। जब हम किसी चीज के बारे में फैसला करते वक्त सबसे पहली मिली जानकारी पर ही अटक जाते हैं। जैसे शॉपिंग में पहली दुकान पर महंगा कोट देख लिया तो उसके बाद बाकी सब सस्ते लगने लगते हैं, भले वो भी महंगे हों। बिल्कुल, वो पहली कीमत एक एंकर बन जाती है और हम बाकी सब उसी के हिसाब से तौलते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा कई रेफरेंस पॉइंट देखने चाहिए, एक ही चीज पर टिक नहीं जाना चाहिए। ये बायस तो बड़े चुपके से असर करते होंगे, खासकर आजकल डिजिटल दुनिया में जहां जानकारी की बाढ़ आई हुई है। बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज, हर जगह दावे ही दावे हैं। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग और भी जरूरी हो जाती है। तो कुछ शेयर करने से पहले या किसी ऑनलाइन दावे पर यकीन करने से पहले क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए दिमाग में? वही बेसिक सवाल, सोर्स वेरीफाइड है? जानकारी की तारीख क्या है? पुरानी तो नहीं? क्या दूसरे भरोसेमंद सोर्स भी यही कह रहे हैं? कहीं सिर्फ क्लिकबेट या इमोशंस भड़काने वाला कंटेंट तो नहीं? जैसे वो वीडियो आते हैं 5 मिनट में 10 किलो वजन घटाएं। हाँ, ये टू गुड टू बी ट्रू वाला मामला है। सोर्स देखो, क्या कोई साइंटिफिक बैकिंग है? या जैसे प्रिया ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी, एक प्रोडक्ट पर 100% पॉजिटिव रिव्यूज देखे और ऑर्डर कर दिया, बाद में पता चला वो नकली रिव्यूज थे। तो क्या करना चाहिए था? स्मार्ट तरीका है, नेगेटिव रिव्यूज भी पढ़ो, देखो लोग क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं। वेरीफाइड परचेज वाले रिव्यूज को ज्यादा महत्व दो, अलग अलग वेबसाइट्स पर तुलना करो। मतलब ये क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ फेक न्यूज पकड़ने या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के हर पहलू में काम आती है। बिल्कुल, आप शिक्षा में देख लो। प्रिया को स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट मिला, क्या ऑर्गेनिक खाना सच में बेहतर है? हाँ। अब उसे सिर्फ गूगल करके पहला लिंक कॉपी नहीं करना, उसे अलग अलग स्टडीज देखनी होंगी, इन्फॉर्मेशन, उनके मेथड समझने होंगे, इंटरप्रिटेशन। ये देखना होगा कि क्या स्टडी किसी कंपनी ने स्पॉन्सर की है, ऑब्जेक्टिविटी बायस, और फिर अपना निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालना होगा। हाँ, और ऑफिस में? ऑफिस में तो बहुत ही ज्यादा। मान लो शर्मा जी के ऑफिस में बिक्री गिर गई। अब सीधे मार्केटिंग बजट बढ़ाने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग से वो पूछेंगे, पर्पस क्या है? बिक्री बढ़ाना। क्वेश्चंस क्या हैं? बिक्री गिरी क्यों, कब से गिरी, कहाँ गिरी। इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे, सेल्स डेटा, कस्टमर फीडबैक, मार्केट ट्रेंड, इंटरप्रिटेशन करेंगे, शायद प्रोडक्ट में दिक्कत है या कंपटीशन बढ़ गया है, अजम्पशंस चेक करेंगे, क्या वाकई मार्केटिंग से ही बिक्री बढ़ेगी, इम्प्लीकेशन सोचेंगे, अगर प्रोडक्ट बदला तो कितना खर्चा, कितना टाइम, पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, सेल्स टीम क्या कहती है, कस्टमर क्या कहता है, तब जाकर सही समाधान निकलेगा। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा प्रोसेस हो गया। और घर के फैसलों में? करियर, विकल्प क्या है, अलग अलग कॉलेज, जानकारी क्या है, फीस, फैकल्टी प्लेसमेंट, मान्यताएं क्या है, पास वाला कॉलेज ही ठीक है या ब्रांड नामी सब कुछ है, नतीजे क्या होंगे, लोन लेना पड़ेगा, जॉब मिलेगी। ये सब सोचना क्रिटिकल थिंकिंग है। और हेल्थ के मामलों में, जैसे दादी माँ के घुटने का दर्द? हाँ, वहां भी अलग अलग डॉक्टर्स की राय लेना, पॉइंट ऑफ व्यू, विभिन्न इलाजों के बारे में पढ़ना, उनके सक्सेस रेट देखना, इन्फॉर्मेशन एविडेंस, उनके साइड इफेक्ट समझना, इम्प्लीकेशंस। ये नहीं कि पहले डॉक्टर ने जो कहा आंख बंद करके मान लिया। सही है। और बड़े सामाजिक मुद्दों पर सोचते समय भी ये जरूरी है, जैसे पर्यावरण। निश्चित रूप से, जैसे वायु प्रदूषण का मुद्दा है, तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि प्रदूषण बहुत है। क्रिटिकल थिंकिंग से हम पूछेंगे, डेटा क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन, प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, एनालिसिस, कौन कौन इससे प्रभावित है, पॉइंट ऑफ व्यू, क्या समाधान सुझाए जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, उन समाधानों के क्या फायदे नुकसान है, इम्प्लीकेशंस। तब जाकर एक ठोस समझ बनती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर किसी को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बेहतर करनी हो तो मुख्य बातें क्या हैं ध्यान रखने वाली? देखिए,
कुछ पॉइंट्स है जो सम अप करते हैं। पहला, अपनी मान्यताओं पर हमेशा सवाल उठाओ। मानकर मत चलो कि आप सही हो। ओके, मान्यताओं पर सवाल। जी। दूसरा, जानकारी का स्रोत हमेशा जांचो। क्या वो भरोसेमंद है, ताज़ा है, निष्पक्ष है? हमेशा क्रॉस चेक करो। सोर्स की जांच। तीसरा, तर्कों में होने वाली आम गलतियों, फैलेसीज को पहचानना सीखो। एड होमिनम, स्ट्रॉ मैन, फॉल्स डिलेमा वगैरह। फैलेसीज पहचानना। चौथा, अपने दिमागी शॉर्टकट्स यानी कॉग्निटिव बायसेस के बारे में जागरूक रहो। कंफर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, एंकरिंग बायस, ये चुपके से असर डालते हैं। बायस से बचना। पांचवा, फैसले सबूतों के आधार पर लो, सिर्फ भावनाओं या सुनी सुनाई बातों पर नहीं। डेटा देखो, फैक्ट्स देखो। सबूत आधारित फैसले। छठा, हमेशा अलग अलग नजरिए से सोचने की कोशिश करो, खुद को दूसरे की जगह रख कर देखो। अलग अलग दृष्टिकोण। और सातवां, अपनी सोच को व्यवस्थित करने के लिए पॉल एल्डर जैसे मॉडल के तत्वों का इस्तेमाल करो। उद्देश्य, सवाल, जानकारी, नतीजे वगैरह। इससे सोच क्लियर होती है। ठीक है। क्या रोजमर्रा में इस्तेमाल करने के लिए कोई छोटी मोटी टेक्निक्स भी हैं? हाँ, कई हैं। जैसे एक है 5 वाइज टेक्निक। किसी समस्या की जड़ तक जाने के लिए बार बार क्यों पूछो। बिक्री क्यों गिरी? क्योंकि कस्टमर नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि डिलीवरी लेट हुई। क्यों लेट हुई? ऐसे पूछते जाओ। अच्छा, 5 वाइज। हाँ। और कोई फैसला लेना है तो प्रो कॉन इंटरेस्टिंग लिस्ट बना लो। फायदे, नुकसान और दिलचस्प पहलू क्या है? जानकारी परखनी है तो एक छोटी सी मेंटल चेकलिस्ट रखो। सोर्स देखा, तारीख देखी, सबूत मिला। ये छोटे छोटे टूल्स काम आ सकते हैं। बिल्कुल, ये छोटी आदतें ही धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करती हैं। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई मुश्किल या बोझिल चीज नहीं, बल्कि एक तरह की सुपर पावर है जो हमें बेहतर बनाती है। आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये हमें गुमराह होने से बचाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है और दुनिया को ज्यादा साफ तरीके से देखने में मदद करती है। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। तो शायद आखिरी बात यही है कि सवाल पूछते रहना, सोचते रहना, बंद नहीं करना। जैसा शायद आइंस्टाइन ने कहा था, सबसे जरूरी चीज है सवाल पूछना, कभी बंद न करना। बिल्कुल सही। सच्ची बुद्धिमत्ता शायद सवालों में ही छुपी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। अगली बार तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। नमस्कार।